हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन उत्कर्ष ऑनलाइन क्लासेस। तो आज के इस स्पेशल सेशन में हम समझने वाले हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के बारे में। तो अब सीआरपीसी 154 में जो एफआईआर हुआ करती थी, अब वो बीते जमाने की बात हो गई है, क्योंकि अब 1 जुलाई 2024 से सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि बीएनएसएस ने ले ली है। तो आज के इस सेशन में हम सेक्शन 173 जो बीएनएसएस का है और जो एफआईआर के बारे में सारी प्रोविजंस बताता है उसे डिस्कस करने वाले हैं, और इसे हम कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे सेक्शन 154 सीआरपीसी से, ताकि पूरा कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि ये बीएनएसएस लागू होने से पहले हम सीआरपीसी को स्टडी किया करते थे सेक्शन नंबर 154। सेक्शन नंबर 154 ऑफ सीआरपीसी जो चैप्टर नंबर 12 हुआ करता था। लेकिन अब हम आ गए हैं बीएनएसएस में, जो चैप्टर नंबर 13 है, जो शुरू होता है 173 से, और अब एफआईआर जो है वो सेक्शन 173 बीएनएसएस में होगी, ना कि 154 में, क्योंकि सीआरपीसी अब रिपील हो चुकी है और उसकी जगह ले ली है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने। तो स्टूडेंट्स देखिए, पहले एफआईआर उस थाने में होती थी जिसके पास क्षेत्राधिकार हुआ करता था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत से मामलों में जीरो एफआईआर के रिगार्डिंग प्रोविजंस किए हैं। तो जीरो एफआईआर पहले हुआ करती थी, बट ऐसा एक्सप्रेसली प्रोविजन सीआरपीसी की 154 में नहीं था। लेकिन बीएनएसएस की सेक्शन नंबर 173 के क्लॉज नंबर 1 में अब एक्सप्रेसली ये चीज डाल दी गई है कि किसी भी पुलिस थाने में, चाहे उसके पास क्षेत्राधिकार हो या ना हो, एफआईआर लॉज करवाई जा सकती है। जीरो एफआईआर ऐसा कोई वर्ड नहीं डाला गया है, पर जीरो एफआईआर का मतलब यही होता है कि अगर आप किसी ऐसे थाने में एफआईआर लॉज करवा रहे हैं जिसके पास क्षेत्राधिकार नहीं है, तो उस एफआईआर को जीरो एफआईआर कहा जाता है। तो अब बीएनएसएस के सेक्शन नंबर 173 में एक्सप्रेस प्रोविजन दे दिया गया है रिगार्डिंग जीरो एफआईआर। दूसरी बात हम कहें, पहले एफआईआर जो है वो आप या तो ऑरली या रिटन, दो तरीके से लॉज करवा सकते थे, कि आप पुलिस थाने के बार्सदक अधिकारी को जाकर मौखिक रूप से कहते कि ये ऑफेंस हुआ है, आप मौखिक इत्तला देते और वो रिटन में लेता और आपके सिग्नेचर करवाता था, या आप पहले से लिखकर ले जाकर भी एफआईआर दे सकते थे। ये प्रोविजन हुआ करते थे। लेकिन अब 173 के अकॉर्डिंग आप एफआईआर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से भी दे सकते हो। ऑरल एंड रिटन वो तो दे ही सकते हो, लेकिन उसके अलावा आप इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से भी दे सकते हो। लेकिन उसमें एक शर्त है कि विद इन 3 डेज, जब से आपने वो इंफॉर्मेशन दी है थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, उसके विद इन 3 डेज आपको उसके ऊपर सिग्नेचर करने पड़ेंगे। तो ये एक मेजर चेंज है जो अब एफआईआर में किया गया है, जो पहले नहीं हुआ करता था। और बाकी जो चीजें हैं जो क्लॉज नंबर 1 में है वो बिल्कुल सेम है। तो देखिए, पहले हम बीएनएसएस में टोटल 3 पॉइंट्स पढ़ते थे। एफआईआर जो 154 है उसमें टोटल 3 पॉइंट हुआ करते थे। जो फर्स्ट था कि एफआईआर किस तरीके से दोगे, किसको दोगे। दूसरा था कि अगर आपने एफआईआर दी है तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कॉपी प्रोवाइड की जाएगी। तीसरा था कि अगर एसएचओ आपकी एफआईआर लॉज करने से इनकार कर देता है तो आप उसका सार एसपी को भेज सकते हैं बाय पोस्ट। ठीक है, तो ये 3 प्रोविजन हुआ करते थे। अब बीएनएसएस है उसमें टोटल 4 क्लोजेस है, 1 2 3 4, जिसमें क्लोज नंबर 2 एग्जैक्टली वही है जो कि सीआरपीसी के सेक्शन नंबर 154 के क्लोज नंबर 2 में हुआ करता था। तो ये बिल्कुल वही है, एंड 4 ये भी बिल्कुल वही है। जो चेंजेस किए गए हैं वो 173 के क्लोज नंबर 1 एंड 173 के क्लोज नंबर 3 में किए गए हैं। ये तो बिल्कुल न्यूली एडेड प्रोविजन है।
क्लॉज नंबर 3 है, ये बिल्कुल न्यू प्रोविजन किया गया है, जिसके तहत ये प्रोविजन किया गया है कि अगर कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है जिसमें पनिशमेंट 3 साल से लेकर 7 साल तक की हो सकती है, 7 साल से अधिक नहीं है, 7 साल तक की है, तो वहां पे पुलिस अधिकारी विद द प्रायर परमिशन ऑफ डीवाईएसपी वो एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट कर सकता है, जस्ट टू मेक श्योर कि मामला बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और अगर उसे ऑलरेडी लग ही रहा है कि मामला तो बन ही रहा है तो वो एफआईआर लॉज कर सकता है। तो ये एक न्यू प्रोविजन है जो क्लॉज नंबर 3 में इंसर्ट किया गया है। और बाकी क्लॉज नंबर 4 जहां पे एफआईआर लॉज करने से इनकार किया जाता है तो उसका सब्सटेंस जो है वो पुलिस अधिकारी जो एसपी है उसको बाय पोस्ट भेजा जाएगा, वो अभी भी बिल्कुल सेम है जो पहले हुआ करता था। तो ये अंतर है और ये चेंजेस किए गए हैं। अब हम इन डेप्थ इसकी स्टडी करते हैं 173 की। तो 173 में बताया गया है एफआईआर के बारे में, 4 क्लॉजेस टोटल है। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये आप बात पहले से जानते होंगे, और अगर आपने एफआईआर के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है तो मैं आपको बता देती हूँ, एफआईआर केवल और केवल कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में ही होती है। अगर आपका ऑफेंस है नॉन कॉग्निजेबल तो उसमें एफआईआर लॉज पुलिस अधिकारी नहीं करता है, बल्कि आपको बताता है। अगर आप उसके पास ले जाते हैं तो वो आपको बता देता है कि इस मामले में एफआईआर लॉज नहीं हो सकती है, आप न्यायालय में जाइए और परिवाद पेश कीजिए। तो एफआईआर केवल और केवल कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में होती है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस में जहां पर भी कोई भी ऑफेंस करने की सूचना है तो वो सूचना, देखिए ये नई चीज है, क्षेत्र पर विचार किए बिना, मतलब कहीं पर भी ऑफेंस हुआ है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप किसी भी पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर लॉज करवा सकते हैं। पहले ऐसा होता था कि आपको उसी पुलिस स्टेशन में जाना होता था जिसके की क्षेत्र में वो घटना घटी है या वो अपराध हुआ है, लेकिन अब इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि ऑफेंस कहां पर भी हुआ है, आप किसी भी पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर लॉज करवा सकते हैं। आप ये इंफॉर्मेशन ऑरली दे सकते हैं या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से जो एसएचओ है उन्हें दे सकते हैं। और अगर आपने ऑरली ये सूचना दी है तो पुलिस अधिकारी उसको लिखेगा और आपको पढ़कर सुनाएगा। ये पढ़कर इसलिए सुनाया जाता है ताकि आप ये देख सकें कि जो आपने बोला है पुलिस वाले ने वही लिखा है। आपको पढ़कर सुनाया जाएगा, और अगर आपने लिखित में दी है तो उसको, चाहे लिखित में दी है या मौखिक है, उस पर वो व्यक्ति जो कि ऐसे इंफॉर्मेशन देता है उसके सिग्नेचर लिए जाते हैं। दूसरा प्रोविजन ये है कि अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से एफआईआर लॉज करवाई है, जो कि एक नया प्रोविजन है जो सीआरपीसी 154 में नहीं था, तो अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से अगर आपने एफआईआर लॉज करवाई है तो उस केस में जिस भी व्यक्ति ने वो इंफॉर्मेशन दी है उसके 3 दिन के भीतर विद इन 3 डेज उसके ऊपर उसके सिग्नेचर किए जाएंगे। ये एक नया प्रोविजन है जो सीआरपीसी बीएनएसएस के 173 में इंसर्ट किया गया है। ठीक है, बाद में ये जो इंफॉर्मेशन आपने दी है उसको ऐसी पुस्तक में जो कि प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में होती है उसमें मेंशन कर लिया जाएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं प्रोवाइजो के बारे में। तो देखिए, अगर ऑफेंसेस है जो कि महिला के अगेंस्ट है और सेक्सुअल ऑफेंसेस है, तो उस केस में जब एफआईआर लॉज करवानी होती है तो वो पुलिस स्टेशन की बजाय, पहली चीज ये है कि वो एफआईआर जो है वो महिला पुलिस अधिकारी या महिला अधिकारी के द्वारा ही अभिलिखित की जाएगी, ताकि वो महिला जिसके साथ में कोई ऑफेंस हुआ है वो किसी भी प्रकार के हरेसमेंट का शिकार ना हो, ताकि पुलिस वाला उसे अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस ना पूछे। इसलिए महिला कंफर्टेबल फील करेगी अगर कोई महिला पुलिस अधिकारी, या अगर महिला पुलिस अधिकारी अवेलेबल नहीं है तो महिला अधिकारी ही उस एफआईआर को लॉज करेगी। कौन से मामले में? ये देखिए, ये BNS की सेक्शन है, भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन है। भारतीय न्याय संहिता का चैप्टर नंबर 5 जो बात करता है महिलाओं के अगेंस्ट ऑफेंस के बारे में, तो वहां पे ये ऑफेंसेस है जो महिलाओं के अगेंस्ट होते हैं, जो सेक्सुअल ऑफेंसेस है, वहां पे एफआईआर महिला पुलिस अधिकारी द्वारा, या वो अगर अवेलेबल नहीं है तो महिला अधिकारी द्वारा ही अभिलिखित की जाएगी। सेकेंडली, सेम अगर वही सेक्सुअल ऑफेंसेस है ना, और जिस महिला के साथ में ऑफेंस हुआ है वो अगर परमानेंटली और टेम्परेरी मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड है, तो उस केस में पुलिस अधिकारी जो है वो उसके पसंद के स्थान पे या जहां पे वो निवास करती है उसके प्लेस ऑफ रेजिडेंस पे
एफआईआर लॉज करेगा और उसमें भी इंटरप्रेटर और ट्रांसलेटर, कोई भी स्पेशल एजुकेटर है या जो ट्रांसलेटर है, उनकी उपस्थिति में ही उसको लॉस किया जाएगा। ये कौन सा प्रोविजन है? जब, ये कब की बात है? अगर जिस महिला के साथ में ऑफेंस हुआ है वो टेम्परेरी या परमानेंटली मेंटली या फिजिकली डिसेबल है, तो उस केस में स्पेशल एजुकेटर या फिर इंटरप्रेटर, उनकी उपस्थिति में ही एफआईआर जो है वो लॉस की जाएगी। वो भी कहाँ पे? जहां पे महिला या तो रहती है या जो उसके पसंद का स्थान है, वहां पर ऐसा किया जाएगा। और ऐसा जो भी इत्तला की है, उसको जैसे लॉस किया है, उसकी पूरी वीडियो फिल्म जो है वो प्रिपेयर की जाएगी। इसके साथ में जब ऑफेंस ये हुआ है तो मैजिस्ट्रेट यथासंभव स्टेटमेंट्स जो है वो रिकॉर्ड करेगा। तो ये क्लॉज नंबर 1 है, जिसमें कई सारे चेंजेस हुए हैं जो कि पहले नहीं हुआ करते थे। उसके बाद में हम आते हैं क्लॉज नंबर 2। क्लॉज नंबर 2 बात करता है कि जहां पे आपने फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दी है तो उसकी कॉपी जो है वो इन्फॉर्मेंट को, है ना, इन्फॉर्मेंट को तत्काल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई जाएगी। जिस भी व्यक्ति ने इन्फॉर्मेशन दी है, देखिए इन्फॉर्मेशन कैन बी गिवन बाय एनी पर्सन, इट कैन बी गिवन बाय द विक्टिम और इट कैन बी गिवन बाय एनी अदर पर्सन। जिसका उस ऑफेंस से कोई वास्ता नहीं है वो भी एफआईआर लॉज करवा सकता है और विक्टिम स्वयं भी करवा सकता है। तो जो भी व्यक्ति इंफॉर्मेशन दे रहा है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट तुरंत एफआईआर की कॉपी प्रोवाइड करवाई जाएगी। ये क्लॉज नंबर 2 है जो पहले सीआरपीसी 154 में भी बिल्कुल इसी तरीके से हुआ करता था। इसके बाद में हम आते हैं क्लॉज नंबर 3। क्लॉज नंबर 3 बात करता है कि पुलिस की जो इन्वेस्टिगेटिंग की पावर है उसको इफेक्ट किए बिना, है ना, पावर पुलिस ऑफिसर की इन्वेस्टिगेशन की जो है वो 175 में मेंशन कर रखी है, जो सीआरपीसी में 156 में हुआ करती थी। तो उस पे कोई भी नेगेटिवली इफेक्ट किए बिना, अगर ऑफेंस है कॉग्निजेबल, कॉग्निजेबल भी कौन सा? वो कॉग्निजेबल ऑफेंस जिसमें सजा 3 वर्ष या उससे अधिक का है ना, किंतु 7 वर्ष से अधिक का नहीं है। तो ध्यान रखिए, वो ऑफेंसेस, वो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जिसमें 3 साल से अधिक का सजा का प्रावधान है लेकिन 7 साल से अधिक का सजा का प्रावधान नहीं है, वहां पर जो एसएचओ है, जो थाने का भार साधक अधिकारी है, वो क्या करेगा? वो ये चीज मेक श्योर करने के लिए कि क्या वाकई में प्रिमा फसाई मामला बनता है क्या, वो विद इन 14 डेज एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करेगा, प्रारंभिक जांच कंडक्ट करेगा। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ पे प्रारंभिक जांच वो अपनी इच्छा से कंडक्ट नहीं कर सकता है। प्रारंभिक जांच कंडक्ट करने के लिए प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी। किससे? एक ऐसा अधिकारी जो उप पुलिस अधीक्षक विच मीन्स डीवाईएसपी की रैंक से नीचे का नहीं हो। तो पुलिस अधिकारी को अगर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करनी है टू मेक श्योर कि प्रिमा फसाई मामला बनता है कि नहीं बनता है, तो उसे प्राइमरी परमिशन लेनी होगी ऐसे ऑफिसर से जो कि डीवाईएसपी की रैंक से नीचे का नहीं हो, ठीक है। या फिर वो क्या कर सकता है, यहां पे वर्ड यूज हुआ है या तो वो क्या करेगा, परमिशन के साथ में प्रारंभिक जांच करेगा, या फिर अगर उसे लगता है कि प्रिमा फसाई मामला बन रहा है ना, तो क्या करेगा, उस पे इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ कर देगा। ये एक नया प्रोविजन है, ये न्यूली एडेड प्रोविजन है जो पहले सीआरपीसी में नहीं हुआ करता था। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने, मैं ऐसा मान के चलती हूं कि सीआरपीसी का पहले से स्टडी कर रखी होगी, और जिन्होंने पहले से स्टडी नहीं कर रखी उनके लिए तो कुछ और मुश्किलें है ही नहीं, उनको तो सब कुछ नया पढ़ना है। लेकिन जिन्होंने पहले से स्टडी कर रखी है उनको मेनली उन्हीं प्रोविजंस पे ध्यान देना है जो कि न्यू एडेड हुए हैं, क्योंकि बाकी तो सारा वही है। जैसे अपन बात करें सेक्शन नंबर 173 की, तो इसमें आपको 30% चीजें ही नई याद करनी है, बाकी 70% बिल्कुल वही है जो पहले सीआरपीसी 154 में आप पढ़ा करते थे। तो क्लॉज नंबर 1 में कुछ चेंजेस है जो आपको देखने हैं, जो बेसिकली किसके बारे में, जीरो एफआईआर के बारे में, जो एक्सप्रेसली प्रोविजन किए हैं, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के बारे में, मेनली यही है। और क्लॉज नंबर 3 ये पूरा नया है, ये आपको पढ़ना है। इसके बाद हम बात करें क्लॉज नंबर 4। तो क्लॉज नंबर 4 बिल्कुल वही है जो पहले हम सीआरपीसी के 154 में पढ़ा करते थे। क्लॉज नंबर 4 में हम बात करते थे कि अगर पुलिस अधिकारी एफआईआर लिखने से मना कर देता है, ऐसा बहुत बार होता है कि आप जिस पर्सन के अगेंस्ट
कोई भी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लेके जा रहे हैं, वो व्यक्ति बहुत ही पहुंच वाला आदमी है, कोई एमएलए है, कोई नेता है, तो वो पहले ही पुलिस स्टेशन फोन कर दिया करता था कि कोई कोई व्यक्ति अगर मेरे अगेंस्ट एफआईआर लेके आए तो मना कर देना, मत लिखना, टाल देना, है ना। तो कई बार पुलिस अधिकारी मना कर देते थे। तो अगर पुलिस अधिकारी मना करता है तो आपके पास रेमेडी है, दैट आप क्या कर सकते हैं, आप एसपी को, जो पुलिस अधीक्षक है, उसको बाय पोस्ट जो भी इंफॉर्मेशन है उसका पूरा सब्सटेंस बाय पोस्ट आप उस एसपी को भेजोगे। और अगर एसपी सेटिस्फाइड है कि यस कॉग्निजेबल ऑफेंस होना प्रकट हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो वो या तो क्या करेगा, खुद ही मैटर में इन्वेस्टिगेशन करेगा, या फिर वो चाहें तो अपना सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर को अन्वेषण करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए डायरेक्शन देगा। वो खुद भी कर सकता है या अपने सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर को भी डायरेक्शन दे सकता है कि आप इस मैटर में इन्वेस्टिगेशन कीजिए। और उसके पास में वो जो ऑफेंस है उस संबंध में उसके पास वही सारी पावर होगी जो एसएचओ के पास होती है। तो ये प्रोविजंस है जो कि सीआरपीसी 173 में किए गए हैं। स्टूडेंट्स, हालांकि ये चीज बहुत मुश्किल है कि सीआरपीसी को जल्दी से भुला दें और बीएनएसएस को जल्दी से जिंदगी में ले आए। इट विल टेक सम टाइम, है ना। अभी मुंह पे जल्दी से आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस ही आता है ना। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इनको आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट हो जाएगा। तो आज के सेशन में हमने जाना है कि एफआईआर अब किस तरीके से होगी। इसको बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए आप इसको चार्ट फॉर्मेट में बनाइए, डायग्राम फॉर्मेट में बनाइए। पहला क्लोज, सेकंड क्लोज, 3 क्लोज, थर्ड क्लोज, फोर्थ क्लोज। फर्स्ट क्लोज में क्या है कि इंफॉर्मेशन, फर्स्ट इंफॉर्मेशन किसको दोगे, एसएचओ को दोगे। किस तरीके से दोगे, या तो ऑरली या फिर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से। और वो उसपे भी क्या होगा, उसपे भी ये भी क्या होगा, साइंड विद इन 3 days। ठीक है, साथ ही साथ यहां लिख लेना 0 एफआईआर। बाकी चीजें क्या है, वही जो पहले हुआ करती थी। क्लोज नंबर 2 में क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपी देनी है, कॉपी ऑफ एफआईआर। किसको, जिसने इंफॉर्मेशन दी है, चाहे वो विक्टिम हो या इन्फॉर्मेंट हो। तीसरे में क्या है, तीसरे में कॉग्निजेबल ऑफेंस है, वो भी कौन सा, 3 साल से अधिक का, 7 साल से कम का। उसमें क्या करनी है, प्री इंक्वायरी। कौन करेगा, एसएचओ करेगा। कब करेगा, विद द प्रायर परमिशन ऑफ जीवाईएसपी। अगर उसे लगता है कि मामला बन रहा है कि नहीं बन रहा है, खुद को उस चीज को मेक श्योर करना है, तो वो ऐसा प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकता है। और लगता है मामला बन रहा है तो इन्वेस्टिगेशन वो कर ही देगा। फोर्थ में क्या है, अगर रिफ्यूज किया जा रहा है, इफ एसएचओ रिफ्यूज, देन सब्सटेंस ऑफ एफआईआर टू एसपी। एसपी क्या करेगा, एसपी इधर इन्वेस्टिगेट, अगर उसे लगता है मामला बन रहा है तो खुद इन्वेस्टिगेट करेगा, है ना, या फिर क्या करेगा, डायरेक्ट टू सबऑर्डिनेट, डायरेक्ट टू सब ऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर। बस ये हो गई हमारी एफआईआर इन बीएनएसएस, जिसमें हमने सीआरपीसी के साथ कंपेयर करते हुए इसको पढ़ा है, ताकि जो चीजें हमें पहले से याद है वो उसको हमें यूज करना ही करना है, वो तो हमें याद रखनी है, बाकी बल्कि 2-3 चीजें हमें नहीं याद करनी है। तो स्टूडेंट्स, अभी के लिए बस इतना ही। लेकिन एक और जरूरी इंफॉर्मेशन आपके लिए कि अगर आप लोग आरजीएस मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आरजीएस मेंस का बैच आपके लिए अवेलेबल है, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एपीओ की तो एपीओ का बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं सिर्फ टेस्ट सीरीज, नो बैचेस,
आपने पहले से बहुत स्टडी कर ली है, कोई बैच नहीं लेना है तो कोई बात नहीं, आप चाहें तो आप एपीओ की टेस्ट सीरीज भी परचेज कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आपके लिए हैं, चॉइस इज योर्स। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।